नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, भारत में सेमी फास्ट गाड़ियां जो मुतारिफ़ कराई गई हैं गुज़िश्ता 1-2 साल से, उसका नाम है वंदे भारत। वंदे भारत जो है 180 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से चलती है और उसके अंदर जो भी इंतज़ामात हैं वो एज़ गुड एज़ बुलेट ट्रेन उसकी तरह, यानी आप समझ सकते हैं कि जैसे आप हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हों। पहली गाड़ी ये दिल्ली से वाराणसी के लिए शुरू की गई थी। इस वक्त तक 7 गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं हिंदुस्तान में। और जैसा कि जनाब नरेंद्र मोदी ने, जो वज़ीर आज़म हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने 15 अगस्त 22 को लाल किले से ख़िताब करते हुए कहा था कि जल्द से जल्द हम 75 गाड़ियाँ लाने वाले हैं, मुतारिफ़ कराने वाले हैं हिंदुस्तान में। अभी जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी देखी जा रही है वो है इन गाड़ियों की मेंटेनेंस। ऐसे तो 100 गाड़ियों के लिए 58 मेंटेनेंस सेंटर हैं इस वक्त, लेकिन वो सब गाड़ियों के लिए हैं, वो डेडिकेटेड नहीं है वंदे भारत के लिए। तो इसीलिए अभी भारत सरकार ने या भारतीय रेल ने ये फ़ैसला किया है कि वो 18,000 करोड़ की लागत से इन ये जो मेंटेनेंस सेंटर है ना, इनको अपग्रेड किया जाएगा और वाफर मिकदार में इनके स्पेयर पार्ट्स रखे जाएंगे ताकि गाड़ियों की मरम्मत या अपग्रेडेशन में वक्त ज़ाया न हो। एक गाड़ी की मतलब एक जो मेंटेनेंस सेंटर है उसके अपग्रेडेशन में 312 करोड़ रुपए का ख़र्चा आता है। तो इस लिहाज से उन्होंने एलोकेशन की है 18,000 करोड़ की। और फिर इसके बाद अभी फरवरी में नया बजट आने वाला है, 1 महीना रह गया है इस बजट में, तो हमें उम्मीद है कि इसके अलावा और भी ज़्यादा गाड़ियाँ मुतारिफ़ कराई जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि भारतीय रेल ने मेंटेनेंस सेंटर को अपग्रेड करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की रकम एलोकेट कर ली है। नाज़रीन, जिनेवा में कल पाकिस्तान की मदद करने के लिए पाकिस्तान हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस दोनों की मुत्तहिदा कोशिशों से जो है जिनेवा में कल एक डोनर कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई और उसमें जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने डोनर से भी कहा और IMF से भी कहा। उसने बताया डोनर कंट्रीज़ को कि एक तो वैसे भी कोरोना में पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई, उसके बाद फिर यूक्रेन की जंग आ गई जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई, तो उससे भी लोगों को तकलीफ़ हुई। अब फिर ये बरसात में, ये मानसून में जो सैलाब आया ना, उसने तो पाकिस्तान की कमर ही तोड़ कर रख दी है। सैलाब कुछ जगह अभी तक 6 माह गुज़र जाने के, 6 से भी ज़्यादा 8 माह गुज़र जाने के बावजूद अभी तक कुछ जगहों पर पानी खड़ा है। और इससे जो उन्होंने आदाद व शुमार दिए जनाब शहबाज शरीफ ने, उसमें उसने बताया कि इस सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए और 20 लाख घर टूट गए, 8,000 किलोमीटर रास्ते रोड जो है ना वो पानी में बह गए
اور 3100 کلومیٹر کی ریلوے لائن برباد ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، پاکستان اور یورپین یونین، یونائٹڈ نیشنز، ان سب کی مشترکہ جو جانچ کی گئی اور تخمینہ لگایا گیا، تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سیلاب زدگان کو واپس اپنی جگہ تک پہنچانے کے لیے، مطلب سو دیٹ دے کین اسٹینڈ آن دیئر اون، انہیں کم سے کم $30 بلین کی رقم کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب شہباز شریف نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے درخواست کی کہ ہمیں جو آپ نے قرضے کی منظوری دی ہے اور جس کی ایک قسط ابھی ملنی ہے، تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ان کو مجبور کر رہا ہے پاکستان کو کہ وہ ٹیکسز اور بڑھائے۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی پاکستان کی عوام جو ہے یہ جو لگاتار یعنی کورونا، یوکرین، سیلاب، ان سب کی مار کی وجہ سے پہلے ہی بہت خستہ حالت میں ہیں۔ ان کے اوپر اگر ہم اس وقت اور بھی ٹیکس بڑھائیں گے تو وہ بیچارے ٹوٹ جائیں گے، تو ہمیں آپ کچھ مہلت دیجئے اور ہمیں جو مدد کیجئے۔ فی الحال آپ ایڈیشنل ریفارمز کی مطلب درخواست نہ کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اچھا، یہ ساری کوشش کے بعد جیسا جیسا کچھ ملکوں نے جنہوں نے یہ اناؤنس کیے کہ ہم پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے جو رقم کمٹ کی ہے، دی نہیں ہے ابھی، انہوں نے جو کمٹ کی ہے وہ انہوں نے $10 بلین $10 بلین کمٹ کیا ہے۔ اور اس کا حوالہ دے کر بھی جناب شہباز شریف نے IMF کو کہا کہ جب یہ پیسہ پاکستان میں خرچہ ہوگا، باہر سے آئے گا، تو لوگوں کی معاشی حالت سدھرے گی، تو اس کے بعد شاید ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ایڈیشنل ٹیکسز لگا سکیں۔ لیکن فی الحال ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، تو ہمیں ایڈیشنل ٹیکسز یا ایڈیشنل ریفارم سے مستثنیٰ قرار دے دیا جائے۔ ناظرین، عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں نااہلی کی درخواست ہے، اسلام آباد میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جو ہے ان کے خلاف یہ درخواست کی ہے۔ ECP نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریفرنس بھیجا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان نے 2018 اور 2019 میں جو بھی ان کو تحائف ملے، بہت سارے تحائف تو انہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے، اور پھر انہوں نے جیسے بتایا کہ بھئی 10 کروڑ 79 لاکھ 43 ہزار کے تحائف تھے، جو کہ انہوں نے 2 کروڑ 15 لاکھ 64 ہزار میں خریدے، اور پھر ان کو کیسے کیسے بیچا ہے، کدھر بیچا ہے، کس بھاؤ میں بیچا ہے، اس کا کوئی بھی گوشوارہ انکم ٹیکس میں یا ECP کو عمران خان نے یا PTI نے نہیں دیا ہے۔ تو جبھی یہ پیشی ہوئی کل ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، تو ECP کا جو وکیل تھا یعنی سرکاری وکیل جو تھا، اس نے یہ درخواست کی کہ جج صاحب عمران خان کے خلاف اریسٹ وارنٹ نکالیں، اس کے بعد ہی وہ مجبور ہوگا اور آپ کو ساری تفصیل سے آگاہ کرے گا۔ تو خیر، یہ بات تو ایڈیشنل سیشن جج نے نہیں مانی، لیکن انہوں نے اتنا کیا کہ ایک ایڈیشنل نوٹس نکال دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کا وکیل تھا، اس نے یہ درخواست دی تھی کہ عمران خان کو پرسنل اپیئرنس سے معاف کیا جائے، کیونکہ ان کو گولی لگی ہوئی ہے اور وہ گھر پر ریکیوپریٹ کر رہے ہیں لاہور میں۔ تو اس کے بعد پھر جج نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس وکالت نامہ ہے؟ تو اس نے بولا نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے بولا کہ جاؤ پہلے وکالت نامہ لے کر آؤ، اس لیے پھر اس کے لیے 31 جنوری کی تاریخ مخصوص کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے، اور یہ کیس مطلب 31 جنوری تک ملتوی ہو گیا ہے، اس کے بعد اس پہ فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، بڑی مزے کی بات ہے
इमरान खान की पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप, चौधरी परवेज़ इलाही उसका कायद ऐवान है, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर है PMLQ का, दोनों की मखलूत सरकार है पंजाब में। अभी इमरान खान बयान देता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप ने बड़ी करप्शन की है, बहुत बड़ी करप्शन की है और उसकी वजह से हमारा नाम ख़राब हो रहा है। फिर जब वो ये कहता है, अच्छा ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पंजाब असेंबली तहलील हो, जबकि परवेज़ इलाही नहीं चाहता, तो फिर परवेज़ इलाही दौड़ा दौड़ा जाता है ज़मान पार्क में, जाकर इमरान खान से मिलता है और फिर उसके बाद फिर मुनीस इलाही जो है वो बयान देता है कि नहीं, हमने इमरान खान को समझा दिया है और इमरान खान अभी मान गए हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ मज़े की बात और ये भी है कि ख़ुद PTI का असद उमर जो पहले वज़ीर था वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है हमें ट्रस्ट वोट लेने की, एतमाद का वोट लेने की। अब इमरान खान कहता है हमें ट्रस्ट वोट लेना चाहिए और उसके बाद असेंबली तहलील करनी चाहिए, लेकिन असद उमर कहता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं। परवेज़ इलाही तो वैसे भी कहता है हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह हम गवर्नर मलिक रहमान के आर्डर को लीगलाइज कर रहे हैं। तो अभी असद उमर भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। तो इसका मतलब ख़ुद PTI में भी धड़े बने हुए हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनके बीच में भी। लेकिन फ़िलहाल इसकी वजह से न तो वो जो लॉन्ग मार्च है उसका कोई मकसद हल हो सका, न अब तक असेंबली डिज़ाल्व हो सकी, न किसी ने अभी तक इस्तीफ़ा दिया है और न इमरान खान नए इंतखाबात के लिए कोई तारीख ले सका इस सरकार से। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।